हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। जिस किसी को भी फिजिक्स में डर लगता है, आयुष सर का वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको एकदम साधारण तरीके से सिंपल वे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैं पढ़ाता हूँ वही आपका एग्जाम में आ जाता है, क्लास 9, 10, 11, 12, और पीवाईक्यू भी बहुत जल्द आने वाले हैं। सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, बस आपको जो मैं पढ़ाता हूँ उसको एक बार आपको रिवाइज करना है, सबको रिवाइज करना है, जिस किसी को भी अच्छे मार्क्स लाना है। क्या होता है ना कि डेली जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो आप डेली उसी को आप 15-20 मिनट एक बार देख लीजिए। मैं गारंटेड के साथ कहता हूँ कि आपके सारे सब्जेक्ट में सारे मार्क्स पूरे पूरे नंबर आएंगे। बट एक रिक्वेस्ट है कि आप जब तक पढ़ोगे नहीं खुद से, और पढ़ाने की तत्काल बात पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और 10 दिन बाद पढ़ रहे। आज का काम आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना है, ठीक है? तो चलो आज हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन जो हमारा चैप्टर है, इसका जो टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो भी आपको याद करना है, और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको याद करना है ताकि आपको कई समस्या नहीं आएगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो ट्रिक बताने वाला हूँ, इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस आपको थोड़ा फोकस रखना है। 10 मिनट में कोशिश करता हूँ 10 से 15 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर दूँ, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास रहता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर हम बात करें, तो देखिए क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डेफिनेशन पे हम पहले जाते हैं। डेफिनेशन, ये जो पीडीएफ रहती है ये एक्चुअल में पहले से बनाई दी जाती है ना? चैट जीपीटी वगैरह से मैं नहीं बनाता भी है ना? जो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, मैं मेरे मेरा खुद का एक ऐप में ना, वहाँ से मैं चीज़ें बनाता हूँ और आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अब एनसीईआरटी में से भी आप लोग देख सकते हो, या जो मैं समझाता हूँ उसके भी प्रॉपर आप नोट्स बनाते जाओ ना, तो भी अपने पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना? जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? और आपने ये भी बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होता है, सर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर होता है? मैं आज आपको समझाऊंगा। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारा मासेस होता है। तो कोई भी बॉडी का अगर एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा हिस्सा अगर हम ले लें जहां से पूरी की पूरी बॉडी होल्ड हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में बात या नहीं है? जैसे ये पूरी बॉडी है, अब ये बॉडी में कहीं पार्टिकल्स मौजूद है, इधर भी कहीं मास होगा, इधर भी कहीं मास होगा, इधर M1, M2, M3, M4, बहुत सारे मासेस है। पूरा सिस्टम की अगर बात करें तो एक कंप्लीट मास होगा। अब ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा जो बॉडी है, अगर ये जिस भी पॉइंट पर होल्ड हो जाए, वही पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। होल्ड हो रहा है मतलब ग्रेविटी की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ग्रेविटी का रोल होता है, ये बात याद रखना। सेंटर ऑफ मास में ग्रेविटी का रोल नहीं होता, सेंटर ऑफ मास में ग्रेविटी का रोल नहीं होता। वो सिर्फ मासेस पर डिपेंड करता है, मासेस के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। जैसे ये पूरी बॉडी है, इसका मास इधर M1 है, इधर M2 है। अगर M1 बराबर M2 होगा तो सेंटर हमेशा बीच में होगा, और अगर M1 बराबर M2 नहीं होगा, मतलब जितना इधर मास है उतना इधर मास नहीं होगा बॉडी का, तो फिर और सेंटर ऑफ मास और कहीं हो जाएगा, सेंटर पे नहीं रहेगा। बट अगर दोनों के मासेस सेम है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी और सेंटर ऑफ मास में भी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी सेंटर ही होगा सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी सेंटर पे ही होगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की भी। कब? जब मासेस सेम होंगे दोनों तरफ। बट बेसिकली ये पूरा टोटली डिपेंड करता है मासेस पर। कौन? सेंटर ऑफ मास पर। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। तो मास किधर भी कितना भी ज्यादा कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं बस ऐसा पॉइंट हमको ढूंढना है जहां पर हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होल्ड हो जाए। जैसे बुक ले लो, एक बुक ले ली मैंने, पूरी बहुत बड़ी बुक ले ली, इतनी बड़ी। अब इस बुक को मैंने होल्ड किया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बुक तो दिख नहीं रही है मुझे, जैसे कैरम बोर्ड लेके आता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर देख लेते भैया कुछ, है ना? यहाँ ऊपर क्या है ना कि थोड़ा छिपकली वगैरह नहीं मिल जाए। देखिए ये कैरम बोर्ड ले आया मैं।
अब ये कैरम बोर्ड में अगर मान लेते हैं, ये कैरम बोर्ड आप लोग देख लीजिए फिर। अब ये जो कैरम बोर्ड है ना, अब ये जो कैरम बोर्ड है, इसमें अगर मान लो इस पॉइंट पर हम इसको होल्ड कर लेंगे, अगर मान लेते हैं नीचे से, देखो ये होल्ड करके रखा हुआ मैंने, या फिर नीचे से मान लो होल्ड कर लेंगे किसी भी एक पॉइंट से। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ से देखना, मेरी उंगली आपको दिख रही होगी, सबको दिख रही है नहीं दिख रही है? हाँ, मान लो कि ये वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट पर मैं होल्ड कर लूंगा, देखो पूरे कैरम को होल्ड कर लिया मैंने, देखो ये पूरे कैरम को होल्ड कर लिया ये। तो ये जो पॉइंट हमारा कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहला जाएगा। मतलब जिस भी पॉइंट से क्या हो रहा है, जिस भी पॉइंट पर पूरा ऑब्जेक्ट पूरा होल्ड हो जाएगा, उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे बुक है, ये बुक को अगर मैंने किसी मिडिल पॉइंट से होल्ड कर लिया, तो वही जो हमारा पॉइंट कहलाएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीवन और नॉट? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो ठीक है, ये होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बट वहां पर सेंटर ऑफ मास में कुछ भी होल्ड वाला लफड़ा नहीं रहेगा, वहां तो सिंपल, वहां पर मासेस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड वो नहीं करता। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या अंतर है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवरलैप कर सकते हैं, कोइंसाइड कर सकते हैं, एक जगह उनका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है जब मासेस दोनों जगह के सेम हो। पर जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मास पर डिपेंड करता है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तभी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर ऑब्जेक्ट होल्ड हो जाए। जैसे आप वो देखते हो पेन हो, बच्चे आजकल पेन को होल्ड कर लेते हैं एक जगह से। आपने देखा होगा पेन जो आता है एक जगह से ऐसा होल्ड कर लेते हैं, नहीं कर लेते। तो वो जो पॉइंट है जहां पर होल्ड हो रहा है, उसी को तो बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एक और बेस्ट तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का, जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक और बेस्ट तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का, कि अगर मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि इरेगुलर शेप का है, ठीक है, इरेगुलर शेप का है, ये शेप इसका रेगुलर नहीं है। तो अगर हम क्या करेंगे ना, एक पॉइंट यहाँ पर ए लिया हमने, एक यहाँ पर ए डैश लिया, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हमने बी पॉइंट लिया, यहाँ पे बी डैश लिया, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से हम पॉइंट सारे ज्वाइन कर देंगे और हमको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। और यही हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यही हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहला जाएगा? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहला जाएगा। ये भी एक तरीका होता है जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेमिना वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था सेंटर ऑफ मास। ये इरेगुलर शेप की बात करते हैं, और रेगुलर शेप की बात करें तो वहां पर तो क्या होगा, जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होल्ड हो जाए वही तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहला जाएगा। अब यहाँ पर हमको एक बात समझनी है कि ये बताया कि एक डेरिवेशन वहां पर किया गया है जिसकी मदद से ये चीज बताई गई है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? ग्रेविटी पे। ग्रेविटी जीरो नहीं होगी। अगर ग्रेविटी जीरो नहीं होगी, इसका मतलब ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट। अगर ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेंगे ना भैया। कोई व्यक्ति अगर खाली है, जीरो है, तो उस पर कैसे डिपेंड करा जा सकता है? अगर वो व्यक्ति भरा हुआ है, उसकी ग्रेविटी कुछ वैल्यू है, तो ही तो उस पर डिपेंड किया जा सकता है। तो कैसे हम पता लगाएंगे ग्रेविटी जीरो नहीं होगी? तो समझना बात को। देखो, आप सभी को पता है, मैं इसमें भी सोल्व करके बताता हूँ, मुझे भी बस डेफिनेशन पढ़ा के वही बताने वाला हूँ ना। ध्यान समझना, डेफिनेशन आप लोग की नोट डाउन कर ले। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज defined as the point through which a single equivalent resultant gravitational force total weight of the body acts regardless of the body's orientation in space। मतलब एक ऐसा पॉइंट आपको देखना जैसे पूरी की पूरी बॉडी वहां पर होल्ड हो जाए और वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी वहां पर लगेगा, और जो किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से जो फोर्स लग रहा है वो mg लगता है, जिसको हम वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हम वेट बोलते हैं, फोर्स है ना, वेट बोलते हैं, वेट mg, जो कि फोर्स भी होता है। F इक्वल टू क्या होता है? ma, और ये a की जगह g आ जाता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। ये हमारा वेट है, इसी को हम फोर्स भी बोलते हैं। क्या होता है? फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स अर्थ। हमारा वजन हमको निकालना है, अगर हमको हमारा वेट निकालना है तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट। उसी को तो वेट बोलेंगे। और ये किसके बराबर होता है? नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होता है। तो r बराबर mg हो जाता है। ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। तो एक पॉइंट पर वहां पर होल्ड होता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की अपन बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। आप मन से भी लिख सकते हो। देखिए, यहाँ पर कहीं सारे फोर्स लगते हैं। ये क्या चीज है मैं भी आपको समझाता हूँ। ये वही F इक्वल टू m मास इंटू एक्सेलरेशन, अभी मैंने बताया mg लगता है जो नीचे की तरफ, क्या लग रहा है? mg। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझना। यहाँ पर जो Fi इक्वल टू mg, F इक्वल टू mg होता है, आई क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर कई सारे मासेस है, कई सारी ग्रेविटीज, मतलब किसी पर्टिकुलर
m1 मास पे लगेगा तो g1 ग्रेविटी, m2 मास पे लगेगा तो g2 ग्रेविटी, और वहां पर जो है फोर्स भी वहां पर चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए आई का यूज किया गया है। आई मतलब पोजीशन ऑफ द ith पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वहां पर, ठीक है। मैं समझा, देखो यहाँ पर एम आर इक्वल टू जीरो आ रहा है, एम आर इक्वल टू जीरो आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक चीज, यहाँ पे देखो ग्रेविटी जीरो नहीं है, यहाँ पे एम आर इक्वल टू जीरो है, ग्रेविटी यहाँ पर जीरो नहीं होगी। यही प्रूफ करता है कि वहां पर जो एक ऑब्जेक्ट का जो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर बॉडी होल्ड हो जाए, उसी को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। देखो यहाँ पे प्रूफ करके बताता हूँ, अभी आपको बताता हूँ प्रूफ करके, देखिए। देखिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ, समझना। देखिए क्या होता है कि जो टॉर्क होता है, हमको पता है कि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है। तो टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स, फोर्स फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर। तो जो फोर्स लग रहा होता है, जो पोजीशन वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमको वहां पर हमारा टॉर्क मिल जाता है। अब अगर यही टॉर्क की बात करें, हम नॉर्मल टॉर्क की बात करें, जो आई वाला है, वो वहां पर समेशन, मतलब अगर हम ये जो टॉर्क आ जाएगा, हमारी ओरिजिनल टॉर्क आ जाएगा। ये कब आएगा हमारा टोटल टॉर्क, ये हमारा टोटल टॉर्क कब आएगा, जब यहाँ पर हमारा समेशन आई इक्वल टू 1 से n होगा, और ये यहाँ पर टोटल टॉर्क आई आ जाएगा। अब यही जो टोटल टॉर्क आई वाला है, आई पार्टिकल के लिए ये है ना, आई पार्टिकल के लिए है। बहुत सारे पार्टिकल है, n नंबर ऑफ पार्टिकल भी ले सकते हो, यहाँ पर n भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बोलो, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी। तो ये समेशन आई की पावर i1 और n, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी, आर आई इंटू एफ आई, ये यहाँ पर हो जाएगी। अगर मान लो कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो है, तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, पहले इसको एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं। ये आई से लेके एन तक, ये आर आई, एफ को लिख देंगे हम एम जी, तो एम जी और ये आ जाएगा। अगर ये जीरो होगा तभी जाकर आर आई एम आई बराबर जीरो आ जाएगा, ये देखिए। और जी तो कभी भी जीरो नहीं होगा, जी जीरो के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा। और ये बाकी सबको भी जीरो में ले जाना है, पर जी जीरो नहीं होगा। जीरो यहाँ पर हमारा आर आई पोजिशन हो सकता है, या इन दोनों को मिलाकर वहां पर हमारा जो आंसर है वो जीरो आ सकता है। कब, जब वहां पर कोई भी टॉर्क नहीं होगा, कोई भी फोर्स नहीं होगा। टॉर्क नहीं होगा तो फोर्स नहीं होगा। तो ये चीजें आपको याद रखना, ये ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला वो निकल कर आया है। तो आप लोग देख सकते हो, इसी तरीके से ये फॉर्मूला निकल कर आया है, आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप लोग सॉल्व कर ले, इससे प्रूफ होता है कि भैया द फंडामेंटल एक्सप्रेशन लिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डायरेक्टली विद द सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे भी लिंक होता है, ये भी हमने देखा, क्योंकि दो बॉडी का, एक बॉडी है उसका एक ही सेंटर, सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी हो सकता है। मतलब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपस में कोइंसाइड कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि सेंटर ऑफ मास जो होगा मास पर डिपेंड कर रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। और ये पॉसिबल कब होता है, जब दोनों तरफ के मासेस सेम है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है थोड़ी सी, ठीक है। देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म ग्रेविटी जी जब कांस्टेंट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जब जी वहां पर कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर बराबर हो रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब बराबर है, आप लोग इसको मार्क कर सकते हो। ये जो पॉइंट है यही आपका सेंटर ऑफ मास है, और यही जो आपका पॉइंट है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ग्रेविटी कांस्टेंट होगी। और यहाँ पर अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमली लार्ज बॉडी की बात कर रहे हैं, तो लार्ज बॉडी की अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर में हो गया, चलो, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका नीचे कहीं ना कहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज बिलो द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। स्ट्रॉन्गर जी क्लोजर टू द बेस, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटी, वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण वहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो गई। ये बात आपको याद रखना है। फिर ये आपको टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और यही हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसी को आपको याद करना है। और ये जो हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर हम चालू कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो जो अपने अभी डेरिवेशन किया था, वहां पर जी है ना, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता कभी, जिस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ही पॉइंट पर अगर बॉडी होल्ड हो जाएगी, तो वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहला जाता है। आगे बात समझ में नहीं समझ में आ गई। अभी अगर हम इसकी बात करते हैं पैरामीटर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, तो बात को समझना।
क्या होता है सेंटर ऑफ मास। तो हम एक एक करते रीड करते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे और आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इतनी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि कोई भी नहीं बताएगा। आप एनसीईआरटी में भी टेबल दी हुई है, आप लोग वैसा के वैसा याद कर सकते हो। बट मेरे ट्रिक्स बताने के बाद आप बोलोगे सर हमको एनसीईआरटी का नहीं याद करना, मैं आप जो बता रहा हूँ बता रहा हूँ। माइक हमारा आने वाला है और फिर शांति से धीरे धीरे भी बोला जाएगा तो भी आवाज आपकी तक बेहतर आएगी, है ना। तो आप लोग जुड़े रहे मुझसे, मैं वादा करता हूँ आपको आपकी मंजिल तक मैं जरूर पहुंचा के रहूंगा। देखिए अंतर देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन पहले देखते हैं सेंटर ऑफ मास की। द पॉइंट वेयर द इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड और फॉर ट्रांसलेशन मोशन। एक ऐसा पॉइंट, ये पूरी बॉडी है मान लेते हैं, ये पूरी बॉडी है, ये पूरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेट हो जाए, एक ही जगह पर मास कंसंट्रेट, उसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। पॉइंट वेयर द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स वेट ऑफ द बॉडी एक्ट। एक ऐसा पॉइंट आपको देखना है जहां पर टोटल जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो वेट लग रहा है, वो वहां पर एक्ट कर रहा है, मतलब टोटल वेट की बात कर रहा है। यहाँ पर मास की बात कर रहा है, यहाँ पर वेट की बात कर रहा है। तो ये अंतर समझ में आया। मतलब मास की बात कर रहा है तो सिर्फ मास ही आएगा, पर अगर वेट की बाट करेगा वेट में तो ग्रेविटी आ जाती है, इसलिए ये ग्रेविटी को डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर पता चलेगा डिपेंडेंसी ऑफ ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ग्रेविटी फील्ड, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मास। ये ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, ये तो एक बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, अंदर की उसकी प्रॉपर्टी होती है। बट ये जो होता है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। डिपेंड्स एक्सप्लिसिटली ऑन द नेचर ऑफ द एक्सटर्नल ग्रेविटेशनल फील्ड। इन जीरो ग्रेविटी स्पेस, अगर हम वहां पर कोई ग्रेविटी अगर है ही नहीं तो सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कंप्लीटली डिफाइंड एंड अनचेंज्ड। तो सेंटर ऑफ मास वहां पर कोई भी चेंज वहां पर नहीं होगा। कब? जब वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं होगी। और अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकम्स अनडिफाइंड। भाई अगर ग्रेविटी नहीं है तो फिर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बता सकते, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। और अगर ग्रेविटी जीरो होगी तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे। उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। और यूनिफॉर्म ग्रेविटी की अगर बात करें, ग्रेविटी सब जगह अगर सेम है, जो कि अधिकता हम लेके चलते हैं, तो वहां पर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाएंगे और ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम याद कर लीजिए। ये डेफिनेशंस भी यहाँ पर प्रॉपरली दी हुई है आपको। यहाँ पर आपको डिपेंडेंस भी दिया हुआ है, जीरो ग्रेविटी में भी बताया गया है। और यहाँ पर अनचेंज होगा पर यहाँ पर बनेगा ही नहीं। अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एक ही जगह पर होगा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेम फिजिकल पॉइंट होगा। कब होगा? जब वहां पर यूनिफॉर्म ग्रेविटी होगी, एक जैसी ग्रेविटी होगी हर जगह। बट अगर एक जैसी ग्रेविटी नहीं होगी तो पोजीशन वहां पर चेंज हो सकती है। तो पोजीशन रिमेन्स फिक्स रिलेटिव टू द बॉडी ज्योमेट्री और सेंटर ऑफ ग्रेविटी टुवर्ड्स द रीजन एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल। मतलब नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मतलब ग्रेविटी अगर कंफर्म नहीं है कितनी है, वहां पर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, नीचे की तरफ हो जाता है। बट जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो जो पहले जहां पर रहता है वहीं पर वो मौजूद होता है। ये हमको याद रखना। तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको एक बार 1 मिनट में दे रहा हूँ, 1 मिनट आप पढ़ के देख लीजिए, फिर मैं चालू कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेस। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, ट्रिक्स है, आपको याद रखना है। आपको जीवन में आप कोई सी भी तैयारी करने जाओगे आपको वहां पर सारे फॉर्मूलेस आपको काम में आने वाले हैं। तो मैं आपको वो ही बता रहा हूँ कि सारे फॉर्मूलेस आपको याद करना है। अब इसको एक बार आप टेबल को स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पढ़ लो, एक बार याद कर लो अच्छे। मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया बात। चलो 1 मिनट आपका हो गया। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, किसका कहाँ पर सेंटर ऑफ मास होता है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो जैसे यहाँ पर यूनिफॉर्म रॉड का दिया हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 बीच में दिया हुआ है। ये सर्कुलर डिस्क का दिया है, ये भी बीच में दिया हुआ है। ट्रेंगुलर लेमिने का दिया है, ये भी बीच में दिया है। कैसे दिया हुआ है देखो, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है। तो ये भी आप डायग्राम बना लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमको बताया गया, ये तो कोई काम की चीज नहीं है, इसको आप देखना देख लेना। बाकी अब जो चीज आ रही है आपके लिए वो बहुत काम की रहेगी, है ना। चलिए देखिए, जैसे पार्टिकल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो इनको पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल गया।
ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए समझना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। बहुत सिंपल है और बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से आप लोग थोड़ा समझना, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ, नाम से पता चल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मतलब मास। तो ये क्या करता है, ये रोटेशनल मास बताता है किसी भी बॉडी का, रोटेशनल मोशन बताता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मतलब मास, तो ये क्या बताता है, बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया बताता है, रोटेशनल इनर्शिया बताता है, मास बताता है। कौन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका फॉर्मूला होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से। और ये जो कैपिटल आई का फॉर्मूला आता है, ये होता है एम आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। एम मतलब मास ऑफ द बॉडी, आर मतलब पोजीशन, रेडियस। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते हैं, देखो आपको मैं इसको ट्रिक्स बता रहा हूँ, 5 मिनट का वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, जो कि रोटेशनल इनर्शिया ऑफ मोशन बताता है बॉडी का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml2 हो जाएगा, ml2 t0। अब अगर हम बात करें कि पहले किसका यहाँ पर डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका किसका निकाल रहे हैं, ध्यान से देखना। पहले नंबर पे हम जो निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो निकाल रहे हैं हम रिंग का। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो जो रिंग का होगा वही हमारा किसका होगा, होलो सिलेंडर का होगा। ये बात आप लोग याद रखना। रिंग का कितना होता है हमारा, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। होलो सिलेंडर का भी कितना होता है, एम आर स्क्वायर। इसको याद करो पहले आप लोग सब। भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर। होलो सिलेंडर का कितना होता है, एम आर स्क्वायर। रिंग की बात करेंगे तो रिंग बना देंगे, ये रिंग बना दी हमने, ये बीच में से खाली होती है, ये बीच में से क्या होती है, खाली होती है। और ये भी होलो सिलेंडर बीच में से खोखला होगा, खाली होगा, ठीक है। ये हो गया बात समझ में, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लो। चलो अगला बात करते हैं, अगला बात करते हैं, ये आपने याद कर लिया। अगला अगला बात करते हैं कि अभी क्या याद किया हमने, ये सबको इकट्ठा लिख लेना भैया एक जगह पर, ठीक है। देखिए अगला देखना, ध्यान से समझना सभी जन। अगला हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। दूसरा हमारा जो है डिस्क की बात करते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो ये हमारा होगा तीसरा। और जो डिस्क का होगा वही होगा हमारा सॉलिड सिलेंडर का, वही होगा हमारा सॉलिड सिलेंडर का। फिर आपको बोल रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करना है, एनसीईआरटी जैसा दिया ऐसा मत करना, ऐसे ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। जैसे पहले में सिर्फ ये है ना, एम आर स्क्वायर रिंग में और होलो सिलेंडर में। अब सॉलिड सिलेंडर में और डिस्क में क्या आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, बस क्या आ जाएगा नीचे 2। डिस्क मतलब डाई, डी मतलब डाई, डाई मतलब 2 आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। जो डिस्क का होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होता है, ये भी हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2। समझ में ही बात या नहीं समझ में ही, ये हो जाता है हमारा डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। फिर अगर हम बात करें, वहां पर एम आर स्क्वायर था रिंग का और होलो सिलेंडर का। यहाँ पर सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है सिलेंडर, ये डिस्क है, ये पूरी अंदर से भी भरी हुई है। डिस्क थ्रो आती है ना, हम गेम खेलते हैं जब, ये पूरा अंदर से भी भरा हुआ है, खाली नहीं है ये। और ये सिलेंडर जो भी पूरा भरा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है। अब अगर हम बात करते हैं स्पेयर की और शेल की, तो शेल और स्पेयर का क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्पेयर क्या होता है और शेल क्या होता है, शेल मतलब बीच में से खाली रहता है सर्कल, और ये हमारा भरा रहता है, ठीक है। हम देखते हैं समझते हैं। तो स्पेयर मतलब 5, तो वो स्पेयर पी मतलब 5, पी मतलब 5, तो यहाँ आ जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा स्पेयर का, 2/5 एम आर स्क्वायर। अब ये शेल है, देखो इसको हम पलटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको हम, ये शेल है ना, इसको हम पलटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। इसको पलटाएंगे उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2/3 एम आर स्क्वायर। ये किसका हो गया, शेल का हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाय 2 हो गया, दोनों का सेम है।
स्क्वायर मतलब 5 है, मतलब 2/5 आ गया, ये 2 को मोड़ देना, ये मतलब 5, फिर ये इसको मोड़ा है 2 आ गया, ये इसको 3 हो गया, तो 2/3 हमारी स्क्वायर। तो शेल का है, अगर कोई आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोलता है तो कुछ भी नहीं करना है, न्यूमेरिकल्स में 2/3 mr स्क्वायर लगा देना है। 2/3 mr स्क्वायर लगा दोगे, आपका वहां पर शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें, ये तो गए 6 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले और है। अगर किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और अगर ये हमारी रॉड है, अगर इसकी बीच में से निकालना है, बीच में से अगर इसको टर्न करते हैं, काटते हैं रॉड को या घुमाते हैं, और अगर ये रॉड को अगर कॉर्नर से अगर आप लोग रोटेट करोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो देखो यहाँ से हम बीच में से काट रहे हैं, मतलब ये जो आर है इसको हम बीच में से काटेंगे, ये जो आर है इसको हम बीच में से काटेंगे, तो इधर 1 बच जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12 mr स्क्वायर। कितना हो जाएगा 1/12 mr स्क्वायर। एक बार अपन चेक कर लेते हैं, ये मैंने ट्रिक खुद से बनाई है, ये मैंने ट्रिक खुद से बनाई है, बिल्कुल एकदम करेक्ट। बट यहाँ पर इसने क्या है कि यहाँ पर लेंथ एल लिया हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर एम एल आ जाता है। क्या जाता है एम एल, ये बात का थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/12 ml स्क्वायर। यहाँ भी एल की बात करें, लेंथ की बात करें, तो यहाँ भी ml स्क्वायर तो आना ही आना है, आर की जगह यहाँ पर एल आ रहा, पूरी लेंथ की बात करें, पॉजिटिव रेडियस की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रेडियस और रोल ही नहीं है ना, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रॉड को अगर पहले बीच में से आपने काटा या घुमाया, और अगर कॉर्नर से आप टर्न करोगे या घुमाओगे, तो यहाँ पर 1+2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1+3 1/3 ml स्क्वायर। ये बिल्कुल 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 ये होने वाला है, बिल्कुल यही है। तो इसको अब इस तरीके से भी लिख सकते हो ml²/12 या ml²/3। ये तो आपका हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा मस्त है, आप लोग इनको याद कर ले, इनके न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आते हैं, और जिस किसी को भी कुछ डाउट हो मुझसे पूछ सकता है। जैसे हमने अभी इसका मैं IMP शॉर्ट्स में वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां भी देख सकते हो ट्रिक्स बना के कैसे किया हमने, कुछ भी नहीं किया है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², होलो सिलेंडर का भी mr², सॉलिड सिलेंडर का mr²/2, तो mr²/2 उसका डिस्क का भी था, जो डिस्क भरा हुआ है, सॉलिड भी भरा हुआ है, डिस्क भी भरा हुआ है, उसका mr²/2। ये सब रेडियस की बात करें इसलिए आ रहा है। अब जब हमने रॉड की बात करी, तो सेंटर पे से हमने कट किया, घुमाया, तो यहाँ पर आर को हमने, ट्रिक क्या है, ये आर को हमने बीच में से काटा, तो 1/2 कटा, तो 1/12 ml स्क्वायर हो गया। अब ये 1+2 को प्लस कर दो, 3 आ गया, हम कॉर्नर से बात करते हैं। और अगर उसका हम एक और हमारा चीज छूट गया है, जो कि क्या था, स्पेयर और शेल। तो स्पेयर का एस को उल्टा कर दो, 2 बन गया, और स्पेयर मतलब पी मतलब 5 है, 2/5 mr स्क्वायर, और वहां पर कितना हो जाएगा 2/3, शेल में 3 को उल्टा कर देंगे, 2/3, ये शेल है हमारा, तो इसको घुमाओ 2 हो गया, इसको घुमाओ 3 हो गया, ये हो गया mr स्क्वायर। शेल का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr स्क्वायर। कितना सिंपल सिंपल चीजें है, कोई दम नहीं है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अभी इसी वक्त 10 मिनट के अंदर याद कर ले, और बच्चों को भी शेयर करें कि सर ने इतनी शानदार ट्रिक बताई है, और ये ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने खुद से बनाई है। और हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि आखिरी टॉपिक हमारा रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और उसके बाद हम जो है हमारा नया एग्जांपल्स जो इस चैप्टर के वो चालू कर देंगे, और वेबसाइट से क्वेश्चंस कर देंगे, और नया चैप्टर फिर हम चालू करेंगे ग्रेविटेशन 3-4 दिन के अंदर। तो मिलेंगे, जब तक आप जो पढ़ा है उसको एक बार जरूर पढ़ें।